वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आगे के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति संसद के द्वारा नहीं अपितु राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यह कथन गलत है। अगला कथन है, वित्त आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। अन्य सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिसने अधिवक्ता के रूप में किसी न्यायालय में कम से कम 3 वर्ष तक का कार्य किया हो, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं। तो इसका पहला और तीसरा कथन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्यों की पदावधि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, वित्त आयोग के सदस्य पूर्ण काल तक अथवा आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे कार्यरत रहते हैं। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के सदस्य पूर्ण काल तक अथवा आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे कार्यरत रहते हैं। अगला कथन है, वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। आप संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगर पूछा जाए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये अपने पद पर पूर्ण काल अथवा आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे निर्धारित रहते हैं। वित्त आयोग के सदस्य उस अवधि तक अपने पद पर आरूढ़ रहते हैं जितनी अवधि उनके नियुक्ति पत्र में राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित हो। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अधिकार एवं कार्यों में कौन सा शामिल है। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रश्न पर कोई भी सूचना जिसे वह उपयोगी समझे प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है कि आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रश्न पर कोई भी सूचना जिसे वह उपयोगी समझे प्राप्त कर सकता है। अगला कथन है, आयोग राष्ट्रपति को कर द्वारा प्राप्त आय का बंटवारा अथवा वितरण से संबंधित विषयों पर अपनी संस्तुति दे सकता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। आयोग राष्ट्रपति को कर द्वारा प्राप्त आय का बंटवारा अथवा वितरण से संबंधित विषयों पर अपनी संस्तुतियां दे सकता है, तो इसके कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। वित्त आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रश्न पर कोई भी सूचना जिसे वह उपयोगी समझे प्राप्त कर सकता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को कर द्वारा प्राप्त आय का बंटवारा अथवा वितरण, भारत की संचित निधि में राज्यों को दिए जाने वाली सहायता व अनुदानों के सिद्धांतों का निर्धारण तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वस्थ वित्तीय हितों के संदर्भ में मांगे गए किसी भी विषय पर अपनी संस्तुतियां दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, वित्त आयोग के कार्य हैं और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें चुनना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन दिया है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती ना कि वित्त आयोग के। अगला कथन है, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का कार्य है प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना। अगला कथन है, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। यह कथन भी सही है। यह भी कार्य वित्त आयोग का होता है। अगला कथन है, संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इनकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि
यह कार्य वित्त आयोग का नहीं होता है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, क्योंकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और 4 गलत हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति संसद द्वारा दी जाती है। संघ और राज्यों के बजटीय प्रावधानों से वित्त आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 2 और 3 कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, भारत का महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो यह कथन गलत होगा, क्योंकि भारत का महान्यायवादी वह व्यक्ति होता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, ना कि उच्च न्यायालय के। अगला कथन है, महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को वैधानिक विषयों से संबंधित सलाह दे जिसे मानना बाध्यकारी है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य भारत सरकार को वैधानिक विषयों से संबंधित सलाह देना, लेकिन यह मानना बाध्य नहीं होता। भारत सरकार के लिए उसकी सलाह मानना बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके दोनों कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। वह वैधानिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन समय समय पर करता है जो उसे राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह संविधान द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को भी संपादित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, क्योंकि महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यह अधिकार प्राप्त करता है कि भारत के सभी न्यायालयों में उसकी बात सुनी जाए। महान्यायवादी भारत सरकार को ऐसे वैधानिक विषयों पर सलाह देता है जो कि जरूरी हो और भारत सरकार की जगह न्यायालयों में उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जी हाँ, महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, यह कथन भी सही है। लोकसभा में बोल भी सकता है, यह कथन भी सही, लेकिन वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है लोकसभा में मतदान कर सकता है। महान्यायवादी को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह कथन भी सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें सुनना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, वह संसद के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबद्ध प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपता है। यह कथन भी सही है। अगला कथन है, केंद्र व राज्य के लेखाओं का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य
कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। अगला कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनके बारे में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 और दोनों सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित महाधिवक्ता के पद के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला कथन है, वह राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता है। यह कथन भी सही है कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता है। वह उस मंत्रिपरिषद की कार्यावधि तक पदासीन रहता है जिसने उसे नियुक्त किया है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया है, राज्य का महाअधिवक्ता वही व्यक्ति नियुक्त होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्य हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य का महाधिवक्ता वही व्यक्ति नियुक्त होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। अगला कथन है, राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य होता है, अतः वह सदन में बोलने का अधिकारी होता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि जो है महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य होता है, वह सदन में बोलने का अधिकारी होता है। उसे सदन में बोलने का बुलाया जा सकता है लेकिन बोलने का अधिकारी नहीं होता है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला कथन है, विधानमंडल में मतदान संबंधी अधिकार राज्य के महाधिवक्ता को प्राप्त है। तो यह कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि विधानमंडल में मतदान संबंधी अधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त नहीं है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो 2 और 3 कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कथन 2 और 3 असत्य है। महाधिवक्ता विधानमंडल में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है किंतु वह उसे मतदान नहीं कर सकता, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के कार्यों में कौन सा शामिल है। हमें चुनना है कौन कौन से कार्य राज्य के महाधिवक्ता के होते। वह उन सब कार्यों को करता है जो विधि द्वारा उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, वह राज्य सरकार की ओर से सभी न्यायालयों में सरकारी पक्ष रखता है। यह कथन भी सही है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अभियोगों में सरकारों की ओर से वह अभियोग लगाता है। यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। 1990 में महिलाओं के अधिकार और कानूनी संबंधी अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत 31 जनवरी 1992 को महिला आयोग का गठन किया गया। यह कथन भी सही है कि 31 जनवरी 1992 को यह आयोग अस्तित्व में आया। अगला कथन है, आयोग के कार्यों में कानून की समीक्षा, अत्याचारों के विशिष्ट व्यक्तिगत शिकायतों में हस्तक्षेप आदि सम्मिलित हैं। यह कथन भी सही है। तो हमारे सभी कथन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ितों से सहानुभूति रख सकता है किंतु यह पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल नहीं दे सकता। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह अदालत में दखल दे सकता है। अगला कथन है, वह गवाहों को सम्मन भेज कर बुला सकता है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो यह गवाहों को सम्मन भेज कर बुला सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि वह गवाहों को सम्मन भेज सकता है। इसके द्वारा किसी भी दस्तावेज या प्रमाण की मांग किसी पक्ष में से नहीं की जा सकती। यह कथन गलत हो जाएगा। अगला कथन है, इसे घटना स्थल पर जाकर जांच करने या टीम भेजकर जांच करवाने का अधिकार नहीं। यह कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच करने का अधिकार होता है किंतु किसी को भी सजा देने का अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। इस आयोग का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1993 में स्वतंत्र स्वतंत्रता के रूप में हुआ था। अगला कथन है, इस आयोग में राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिकारी या प्रमुख अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। यह कथन भी सही है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जाँच करना है। यह कथन भी सही। अगला कथन है, आयोग
आयोग को किसी दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोग को किसी भी दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो हमारा कथन 1, 2, 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए सिफारिश करने की वाली समिति में कौन सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति इसकी समिति में सदस्य नहीं होता है। तो हमारा क्योंकि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, इनको समिति में सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं होता। धन्यवाद।